हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 11 बल एवं दाब। और बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हम समझ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल किस प्रकार से कार्य करता है। इसी के साथ साथ हमने समझा कि बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में या उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बच्चों, हमने बलों के प्रकार के बारे में भी समझा कि असंपर्क बल क्या होते हैं, संपर्क बल क्या होते हैं। बच्चों, इस भाग में हम पढ़ेंगे दाब के बारे में कि दाब क्या होता है और द्रव और जो गैस है वो किस तरह से संपर्क सतहों पर दाब डालते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, हम वायुमंडलीय दाब के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, पेशीय बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि पेशीय बल तभी लगता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसे संपर्क बल कह रहे हैं। यानी कि मान लीजिए यदि हमें किसी बाल्टी को उठाना है तो जब तक हम उस बाल्टी को छुएंगे नहीं तो ये पेशीय बल कार्य नहीं करेगा, वो बाल्टी को हम नहीं उठा पाएंगे बिना छुए। तो इसीलिए इस पेशीय बल को लगने के लिए उस वस्तु के संपर्क में आना आवश्यक है और इसीलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। दूसरा प्रश्न था बच्चों, 2 असंपर्क बलों के नाम लिखिए। तो बच्चों, हमने देखा था कि असंपर्क बल क्या होते हैं, जब बल जो है कि 2 ऐसी वस्तुओं के मध्य में कार्य करे जिनके बीच में क्या है, संपर्क नहीं हो रहा है, तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। यहाँ पर बच्चों, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो हैं कैसे बल हैं, असंपर्क बल हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, स्थिर वैद्युत बल भी कैसा है, असंपर्क बल है। चलिए बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों दाब। अब ये दाब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हम एक लोहे की कील लेंगे और इस कील को लकड़ी के तख्ते में ठोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन कैसे ठोकना है बच्चों, हमें इसको शीर्ष से ठोकना है, यानी कि ये जो कील का ये वाला सिरा है उसे हमें उस तख्ते में ठोकना है। तो बच्चों क्या होगा, वो कील जो है वो उस तख्ते में आसानी से नहीं ठुकेगी। अब क्या करना है बच्चों, हमें अब जो है कील का नुकीला सिरा है उस सिरे से उसे ठोकने का प्रयास करना है। तो क्या होगा बच्चों, आसानी से कील जो है वो इस तख्ते के अंदर चली जाएगी। बच्चों, इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब हम घरों में सब्जियां काटते हैं चाकू से तो क्या करते हैं, हम जो तीक्ष्ण सिरा है उससे हम सब्जियों को काटते हैं, जिससे क्या होता है, सब्जियां आसानी से कट जाती है। जबकि जो इसका दूसरा सिरा है उससे जब सब्जियों को हम काटते हैं तो सब्जियों को काटने के लिए हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है, फिर भी सब्जियां आसानी से नहीं कटती है। तो बच्चों, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है दाब के कारण। क्या होता है बच्चों, दाब। दाब क्या है बच्चों, एक प्रकार का बल ही होता है। ऐसे हम परिभाषित करें तो क्या कहेंगे, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों, दाब कहते हैं। यानी कि दाब भी क्या है, एक प्रकार का बल ही है। इसे हम सूत्र के रूप में देखें बच्चों तो दाब क्या हो जाएगा, दाब हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यानी कि जितना बल हम लगा रहे हैं और जिस क्षेत्रफल पर हम लगा रहे हैं उसका बटे में जब हम लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, दाब हमारा निकल जाएगा। और बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है ये इस दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल और दाब के बीच में उल्टा संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। बच्चों, इसीलिए क्या होता है, जब हम कील के नुकीले सिरे को जो है हम उस लकड़ी में ठोक रहे थे तो आसानी से वो उसमें चली जाती है। क्यों, क्योंकि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल क्या है, शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है और इसीलिए वही क्या होता है, कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त होता है और कील जो है आसानी से उस तख्ते में चली जाती है। इसी पर आधारित बच्चों हमारे जो औजार होते हैं, जैसे कि काटने वाले या सुराख करने वाले, तो इनके किनारे हमेशा कैसे बनाए जाते हैं, तीक्ष्ण यानी कि नुकीले बनाए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर कि जब कुली को भारी सामान उठाना होता है तो क्या करते हैं, वो किसी कपड़े को या तौलिए को लपेट कर गोल करके अपने सिर पर फैलाकर रख लेते हैं और उसके बाद में सामान को जो है ऊपर
रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? ऐसा करने से क्या होता है कि जो शरीर है उनका, उससे बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को वो बढ़ा देते हैं, यानी कि जो सामान उनके सिर पर रखा है वो संपर्क क्षेत्रफल उसे बढ़ा देते हैं, और उससे क्या होता है बच्चों, दाब जो है उसका मान कम हो जाता है, तो उन्हें जो है इस सामान का भार कम अनुभव होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि क्षेत्रफल को हम जितना अधिक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दाब जो है वो हमें कम महसूस होगा। बच्चों आगे अब हम बात कर रहे हैं कि जो द्रव है और गैस है वो किस तरह से वस्तुओं पर दाब डालते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले हम लेते हैं द्रवों के द्वारा बर्तन की तली पर लगाया गया दाब, कि जो द्रव है वो जिस बर्तन के अंदर है उसकी तली पर किस प्रकार से दाब लगाते हैं उसे हम समझते हैं बच्चों। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करेंगे बच्चों, हम कांच की जो है एक पारदर्शी नली लेंगे। इस तरह की हमें एक नली लेनी है, और ये जो नली है बच्चों इसकी लंबाई हमें रखनी है लगभग 25 सेंटीमीटर, और व्यास जो है इसका 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लेंगे एक रबड़ की पतली शीट, और क्या करेंगे उसे जो है इस नली के सिरे पर इस प्रकार से बांध देंगे। बच्चों नली को जो है हमें ऊर्ध्वाधर बीच में से पकड़ना है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो नली है इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा थोड़ा पानी। तो हम अपने मित्र से कहेंगे कि वो क्या करे, इस नली के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाले। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो रबड़ की शीट है ये बाहर की ओर फूल जाती है। और अब क्या करना है बच्चों, हमें बार बार क्या करना है, ये जो नली है इसके अंदर पानी के स्तंभ की ऊंचाई को बढ़ाते जाना है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये जो रबड़ की शीट है इसके फुलाव में अंतर आ रहा है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दाब लग रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस नली के अंदर पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि किसी बर्तन की तली पर पानी के द्वारा लगाया जाने वाला दाब जो है वो पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। और यहाँ पर हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि ये जो द्रव है ये क्या कर रहा है, इस बर्तन की तली पर भी दाब डालता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या जो द्रव है वो बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है क्या। तो इसको समझने के लिए भी हमें क्या करना है बच्चों, एक क्रियाकलाप करना है। क्या करेंगे, हम प्लास्टिक की एक बोतल लेंगे, और इस बोतल के पेंदे पर यानी कि नीचा जो इसका सिरा है यहाँ पर हमें क्या करना है, कांच की एक बेलनाकार नली लगानी है। बच्चों इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कांच की नली को थोड़ा सा गर्म करेंगे और तुरंत जो है इसे बोतल के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो जोड़ है यहाँ से पानी बाहर ना आए, इसके लिए हम जो है मोम की सहायता से इसको चिपका सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो कांच की नली है इसके इस सिरे पर हम एक गुब्बारा लगा देंगे, या फिर हम कोई रबड़ की शीट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस बोतल को पानी से आधा भरेंगे। तो हम देखेंगे कि जो कांच की नली है इस पर जो हमने गुब्बारा लगाया है वो क्या होगा, फूल जाएगा, या जो रबड़ की शीट हमने लगाई है उसमें भी फुलाव उत्पन्न हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बोतल में पानी की मात्रा बढ़ाएंगे और इस रबड़ की शीट में फुलाव को नोट करेंगे। तो हम यहाँ पर भी पाएंगे बच्चों कि जैसे जैसे इस बोतल में पानी की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, ये जो रबड़ की शीट है इसका फुलाव भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये जो पानी है ये इस बोतल की दीवार पर भी दाब डाल रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो द्रव है वो बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। अब बच्चों हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो द्रव है ये बर्तन की दीवार पर दाब डाल रहा है, लेकिन क्या बर्तन की दीवार पर समान दाब डाला जाता है, इसको समझने के लिए भी हमें क्रियाकलाप करेंगे। क्या समझना है बच्चों हमें यहाँ पर कि ये जो द्रव है क्या ये बर्तन की दीवारों पर चारों तरफ समान दाब डालता है। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर प्लास्टिक की हमें खाली बोतल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो बोतल है इसमें चारों तरफ हम जो है समान ऊंचाई पर छेद बना देंगे। 4 छेद हमने यहाँ पर बना दिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस बोतल में हम डालेंगे पानी, और जब हम इसमें पानी भर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो हमने छिद्र यहाँ पर किए हैं इनमें क्या हो रहा है, बराबर दूरी पर पानी नीचे गिर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस द्रव के द्वारा, इस पानी के द्वारा जो है इन दीवारों पर समान दाब लगाया जा रहा है, और इसीलिए पानी जो है वो समान ऊंचाई पर और समान दूरी पर गिरता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान ऊंचाई पर समान दाब डालते हैं। चलिए बच्चों ये तो हो गई बात कि द्रव जो है
वो अपने संपर्क सतह पर किस प्रकार से दाब डालते हैं। अब देखते हैं कि वायु जो है वो किस प्रकार से दाब डालती है। तो नेक्स्ट है बच्चों, गैसों के द्वारा लगाया गया दाब। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं और गुब्बारे के अंदर कोई छेद हो जाता है तो क्या होता है कि वायु जो है वहां से बाहर आ जाती है और गुब्बारा हमारा फूलता नहीं है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि साइकिल की ट्यूब में यदि पंचर हो जाता है तो सारी हवा क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों कि ये जो गुब्बारा है या फिर जो साइकिल की ट्यूब है उसमें क्या हो रहा है, अंदर की वायु जो है वो दीवारों पर दाब डालती है और जब वहां से उसे कोई जगह मिलती है तो अंदर की वायु बाहर आ जाती है। बच्चों गैस जो होती है वो जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर क्या करती है, दाब डालती है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यदि गैस गुब्बारे में थी तो क्या किया उसने, गुब्बारे की सतह पर दाब डाला, और यदि साइकिल की ट्यूब में हवा भरी हुई है तो वो भी क्या कर रही है, उसकी सतह पर दाब डाल रही है। तो हम कह सकते हैं कि गैस भी क्या करती है, जिस बर्तन में है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। बच्चों आपको पता है कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है और इस वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। बच्चों ये जो वायु है ये पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और ये वायु भी क्या करती है, दाब डालती है। इसे कहते हैं बच्चों हम वायुमंडलीय दाब। बच्चों हमें पता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इस वायुमंडलीय दाब को समझने के लिए बच्चों हम कल्पना करते हैं इकाई क्षेत्रफल की। हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये क्या है, इकाई क्षेत्रफल है और यहाँ पर हमने कल्पना की है कि ये जो है एक वायु से भरा हुआ बेलन है। बच्चों ये कितना लंबा मानना है हमें, हम कल्पना कर रहे हैं कि ये वायु जितने ऊपर तक फैली हुई है वहां तक इस बेलन की लंबाई है। तो बच्चों ये जो बेलन है इसमें वायु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर जितना गुरुत्व बल लग रहा है वो किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। चलिए बच्चों आगे हम समझते हैं कि इस वायुमंडलीय दाब का परिमाण कितना होता है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें जो है इस तरह का एक चूषक या सकर लेना है। ये जो है एक छोटे प्याले की भांति रबड़ का होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जो है इसे जोर से दबाएंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इसे जोर से दबा दिया तो क्या होगा, ये जो है उस पृष्ठ के साथ में चिपक जाता है। क्यों चिपकता है बच्चों, यहाँ पर जब हम इस चूषक को दबाते हैं तो इसका जो कप है और जो पृष्ठ के बीच की वायु है वो बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है, ये जो चूषक है ये इस पृष्ठ से चिपक जाता है और बच्चों ये जो चूषक है इस पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कार्य कर रहा है। तो इसीलिए जो है ये बहुत आसानी से इस पृष्ठ के साथ में चिपक जाता है। कौन सा दाब कार्य कर रहा है बच्चों, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यदि हम इस चूसक को इस पृष्ठ से खींचकर अलग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सतह के साथ में चिपक गया है। तो वो जो हमारा बल है वो इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके, क्योंकि उस चूषक पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, वायुमंडलीय दाब जो है वो उसे चिपका रहा है। तो हम जो बल लगाएंगे वो इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब से पार पा सके। बच्चों यदि मान लीजिए हम ऐसी स्थिति बना पाए कि चूषक और पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को बाहर निकाल दिया जाए तो बच्चों किसी भी मनुष्य के लिए उस चूषक को पृष्ठ से अलग करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब है इसका परिमाण बहुत अधिक होगा। कितना होता है बच्चों, देखते हैं हम। हमारे सिर पर वायुमंडलीय दाब का मान ज्ञात करें तो हमने क्या कल्पना करी है बच्चों कि यहाँ पर जो है हमारे सिर पर एक 15 × 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई का जो है एक वायु का स्तंभ हमारे सर पर रखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, वायु भरी हुई है। तो बच्चों इसके पर जो गुरुत्व बल कार्य करेगा वो कितना होगा, 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होगा। यानी कि कितना लगता है, 2250 न्यूटन। इतना बल जो है वो हमारे सर पर कार्य कर रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इतने अधिक बल के कारण हम इसके नीचे दबकर पिचक क्यों नहीं जाते। तो क्यों नहीं पिचकते हैं बच्चों, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर का दाब है वो भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और इससे क्या होता है, दोनों दाब जो है वो संतुलित हो जाते हैं और हम पिचकते नहीं है। वरना क्या होता बच्चों,
हम जो है हमारे सिर पर जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है उसके कारण हम पिचक कर दब जाते। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं बच्चों एक बहुत ही रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक गोला है और जिसको दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, घोड़े जो है वो खींच रहे हैं, अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो गोला है बच्चों, ये दो अर्धगोलों को मिलाकर बनाया गया है, लेकिन जब दोनों ओर से घोड़े जो है इस पर बल लगा रहे हैं फिर भी इस गोले को अलग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं बच्चों? इसके पीछे की एक कहानी है कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे ऑटो वन गैरिक। इन्होंने क्या किया था बच्चों, एक ऐसा यंत्र बनाया था जो बर्तनों से वायु बाहर निकाल सकता था। ऐसा पंप का निर्माण इन्होंने किया था। फिर क्या किया बच्चों, इन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोले लिए जिनका व्यास था बच्चों 51 सेंटीमीटर, और क्या करा, दोनों अर्धगोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की समस्त वायु बाहर निकाल दी। और बच्चों ये प्रत्येक अर्धगोले पर इन्होंने 8-8 घोड़े जो हैं वो विपरीत दिशा में खींचकर इनको अलग करने के लिए लगाए। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यदि इसके बीच की वायु निकाल दी जाए तो वायुमंडलीय दाब का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो ये जो घोड़े हैं, इतने 8-8 घोड़े भी जो हैं वो इसे अलग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वायु का दाब यहाँ पर बहुत अधिक है कि ये जो अर्धगोले हैं वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं बच्चों कि वायुमंडलीय दाब का मान जो है वो कितना अधिक होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारा ये पार्ट भी यहाँ पर पूरा होता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।